नीट क्लियर करने के बाद जब इमरजेंसी वार्ड में किसी गिरते हुए इंसान की धड़कनों को संभालना होगा ना, तो वहाँ शर्म नहीं, आपका क्विक डिसीजन काम आएगा। पिछले सैटरडे हमने एसटीडीज की उन बीमारियों को पढ़ा जिसे लोग समाज में छिपाते हैं, पर आज इस सैटरडे हम उस बीमारी पर अटैक करेंगे जो इंसान को संभलने का मौका तक नहीं देती। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट अटैक के उन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जहाँ से डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जिन जिन डिजीज़ की हम बात करने वाले हैं, उन डिजीज़ में सबसे खतरनाक डिजीज़ जो है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, और इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। और इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो इसको हम अलग अलग स्टेजेस में समझेंगे। और इस बीमारी मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस की सबसे लास्ट डिजीज़ में जो स्टेप आता है उसको कहते हैं हम लोग कार्डियक अरेस्ट, जहाँ पे मौत पक्की है। अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो दिल की धड़कनें कम्प्लीटली रुक जाएंगी, फिर वैसे पर्सन को बचाना इम्पॉसिबल है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के एंड में किस तरह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इनको हम लोग एक एक स्टेजेस में समझना स्टार्ट करते हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहने का मतलब है, जो हमने हार्ट का जब हम मॉर्फोलॉजी देख रहे थे और हमने हार्ट के मेजर ब्लड वेसल्स के अलावा भी बहुत सारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स को देखा था जो कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं। अगर उनमें किसी तरह का प्लैक्स एंड कैल्सिफिकेशन डेवलप हो गया है तो उनका लुमेन नैरो डाउन हो जाएगा। और अगर उनका लुमेन नैरो डाउन हो गया है तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचना मतलब हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे हार्ट के अंदर वैसी कंडीशन डेवलप होने लगती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि वैसे पर्सन को मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गया है। मायोकार्डियल इस्कीमिया में क्या होता है, देयर इज़ रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट के एक छोटे से पार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगता है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गया है। अगर मायोकार्डियल इस्कीमिया का सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो मायोकार्डियल इस्कीमिया फर्दर लीड करता है हार्ट फेलियर को। ठीक है, अब हार्ट फेलियर में क्या होता है कि रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट। मायोकार्डियल इस्कीमिया में क्या हुआ था कि हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा। और अगर हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो हार्ट को जिस इंटेंसिटी के साथ पंप करना चाहिए, जिस इंटेंसिटी के साथ अपने आप को सिकोड़ना चाहिए, उस इंटेंसिटी और उस ताकत के साथ वो अपने आप को सिकोड़ नहीं पाएगा। और अगर वो अपने आप को उस ताकत के साथ सिकोड़ नहीं पाएगा तो हार्ट से जितना ब्लड बाहर आना चाहिए एट अ टाइम उतना ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा। और हार्ट से ब्लड के बाहर आने को तो ही हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो हार्ट फेलियर जब होगा तो क्या होगा, रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, मतलब हार्ट के बाहर जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं जो पंप आउट होना चाहिए था उतना डिज़ायर्ड अमाउंट में जो वो ब्लड है वो पास नहीं हो पाएगा, है ना। और इस हार्ट फेलियर को हम लोग ओकेजनली क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग जो है इसका मेन सिम्टम है। ठीक है, हार्ट फेलियर फर्दर लीड करेगा, मतलब इसकी हार्ट फेलियर जब एडवांस हो जाएगा तो ये फर्दर लीड करता है एंजाइना पेक्टोरिस को। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, क्योंकि हार्ट मसल्स को तो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो हमारे बॉडी के हर एक सेल में जो ऑर्गेनल्स हैं उनमें से एक लाइसोसोम भी है। लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन होता है उसको मेंटेन रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ठीक से तो क्या होगा, लाइसोसोम रप्चर करेगा। और लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, सेल्स में फैल जाएंगे और खुद के सेल्स को वो डिग्रेड करेंगे। और खुद को डिग्रेड करेगा, खुद को डिस्ट्रॉय करेगा तो पेन तो होगा। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है, हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो जो हार्ट की मसल सेल्स हैं जिन्हें हम लोग कार्डियोमायोसाइट्स भी कहते हैं, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, मतलब लाइसोसोम के पास भी ऑक्सीजन नहीं गया। लाइसोसोम के पास जब ऑक्सीजन नहीं किया तो कार्डियोमायोसाइट्स की लाइसोसोम्स क्या होंगी, वो रप्चर करेंगी और उसके जो लाइटिक एंजाइम्स है वो कार्डियोमायोसाइट्स में चारों तरफ बिखर जाएंगी और कार्डियोमायोसाइट्स मतलब हार्ट की मसल सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से पेन होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस में यही सारी बातें होती हैं और इन सारी बातों को यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है, देयर इज़ इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू कार्डियोमायोसाइट्स, रप्चरिंग ऑफ लाइसोसोम्स एज ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ लाइसोसोम मेम्ब्रेन। ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की। ठीक है, अब हार्ट की मसल्स डैमेज हो रही है लाइसोजाइमल एंजाइम के कारण तो क्या होगा, एक्यूट सीवियर चेस्ट पेन।
है ना, बहुत जल्द क्या होगा, बहुत तेज़ सीने में दर्द होने लगेगा। अकर्स बिफोर हार्ट अटैक, और ये अक्सर पेशेंट्स में नोटिस किया जाता है। जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने वाला होता है अक्सर उनमें एंजाइना पेक्टोरिस को नोटिस किया जाता है। मतलब अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हो गया है, इसका मतलब उनमें हार्ट अटैक होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है, अब जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, ये सारा पॉइंट जो है एंजाइना पेक्टोरिस का है वो क्वेश्चन वाला पॉइंट है। इन पॉइंट से नीट क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो होता है मिडिल एज और एल्डरली एज में होता है। मतलब जो मिडिल एज के लोग होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, ज़्यादातर एंजाइना पेक्टोरिस उनमें नोटिस किया गया है। ठीक है, और ये मर्द और औरतों दोनों में हो सकता है, लेकिन ये मर्दों में ज़्यादा होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक स्टेरॉइड से डिराइव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैट्स के एंड लिपिड्स के प्लाक्स एंड कैल्सिफिकेशन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं मर्दों में, इसीलिए मेल में टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा होता है, ना कि ये एस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक बार जब एंजाइना पेक्टोरिस हो गया तो एंजाइना पेक्टोरिस फिर लीड करता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन को, जिसे हम लोग हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हार्ट अटैक हुआ तो इसमें क्या होगा कि हार्ट के एक छोटे से पार्ट के मसल्स का डेथ होगा, पूरे हार्ट के मसल्स का डेथ नहीं होगा, बट देयर इज डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर हार्ट अटैक के बाद एंड में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हमारे हार्ट की पूरी मसल्स जो हैं वो डेथ हो जाती हैं, पूरी की पूरी मसल्स जो हैं वो डेड कर जाती हैं। सो डेथ ऑफ कंप्लीट कार्डियक मसल्स, हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स बीटिंग। तो जब भी हम कैट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि कैट जो है वो हमारे हार्ट के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है, और हार्ट में जो भी बीमारियां होने वाली हैं उसका जो जड़ है वो यही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह का ब्लॉकेज है, फैट का, लिपिड्स का, प्लैक्स एंड कैल्सिफिकेशन किसी तरह से है, तो वो इन स्टेजेस में फाइनली क्या करता है, वो कार्डियक अरेस्ट को लीड कर देता है। और कार्डियक अरेस्ट भी जो है एकदम से नहीं हो जाएगा, वो क्या होगा, सबसे पहले मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, फिर हार्ट फेलियर होगा, फिर एंजाइना पेक्टोरिस होगा, फिर हार्ट अटैक होगा, और लास्ट में कार्डियक अरेस्ट होगा, जो कि अल्टीमेटली डेथ को कॉज कर देगा। ठीक है, इसके बाद भी हार्ट की बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं, और इन सारे नामों को, इन सारे टर्म्स को हमें यहाँ पे याद रखना है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया कहने का मतलब है कि हार्ट बीट जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा बढ़ गया है। इसी तरह ब्रैडीकार्डिया है, ब्रैडीकार्डिया कहने का मतलब है कि नॉर्मल हार्ट बीट से हार्ट बीट कम हो गया है। इसी तरह से एरिदमिया है, मतलब हार्ट बीट जो करता है वो एक फैशन में करता है, एक रिदम में करता है। अगर वो रिदम ब्रीच हो जाएगा इसका मतलब हार्ट इरेगुलर फैशन में बीट करता है, सो अरिदमिया इज़ इरेगुलर हार्ट बीट। इसी तरह कार्डियोमेगाली है, तो क्या होता है, यहाँ पे हार्ट किस चोट लगने से या कोई गिर गया हो तो दिल में किसी तरह का खिंचाव आ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट का इनलार्जमेंट हो सकता है, या किसी इन्फेक्शन से हो सकता है, किसी इन्फ्लेमेशन से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अगला टर्म है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनका एबनॉर्मल बलूनिंग हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एबनॉर्मल वाइडनिंग और बलूनिंग ऑफ आर्टरी, और जो आर्टरी यहाँ पे इन्वॉल्व, और जो ब्लड वेसल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो आर्टरी होती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू वीकनेस इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, हम लोग देखेंगे किस तरह से 3 वॉल होती हैं अगर वो बड़ी ब्लड वेसल्स है, जैसे ट्यूनिका इंटीमा हो गया, ट्यूनिका मीडिया हो गया, ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया। ठीक है, तो ये जो वॉल्स हैं, ठीक, उनमें क्या होता है, वीकनेस हो जाता है, और इस वीकनेस के कारण जब ब्लड उससे गुजरता है तो वो जितना उसको फैलाना चाहिए उससे ज़्यादा फैला देता है, इसी वजह से उसके अंदर बलूनिंग हो जाती है और वो फैलने लगता है। तो इस कंडीशन को हम लोग एन्यूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हार्ट ब्लॉक हो जाता है। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, वेंट्रिकल्स नॉट रिसीविंग कार्डियक इम्पल्स प्रॉपर्ली। तो जब हम लोग हार्ट का कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह से हार्ट में एक नोडल टिश्यू होता है जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, उसे एसए नोड कहते हैं। वो एबी नोड पे जाता है, फिर वो बंडल ऑफ हिस पे जाता है, फिर किस तरह से परकंजे फाइबर से पूरे हार्ट में फैल जाता है। तो इस पाथवे में अगर किसी तरह का ब्लॉकेज आ रहा है तो क्या होगा, इस कंडीशन को हम लोग हार्ट ब्लॉक कहेंगे। और इसका रिजल्ट ये होता है कि वेंट्रिकल्स ठीक से क्या होता है, वो वेंट्रिकल्स ठीक से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्डियक इम्पल्स रिसीव ही नहीं हो रहा है। और ये क्यों होता है, फॉल्ट इन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया किस तरह से ये ऐसे नोड पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, वो एवी नोड पे जाते हैं, फिर वो बंडल ऑफ हिस पे जाते हैं, फिर वो परकिंजी फाइबर पे जाकर पूरे हार्ट वॉल में फैल जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक के बाद जो अगला कंडीशन है वो हार्ट मर्मर। ऐसा लगेगा कि दिल के अंदर सीटी बज रही है। तो सीटी क्यों बज रही है, क्योंकि जब हमारे वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो क्लोज होने के वक्त वो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड देते हैं, जिसे हम लोग ग्लब डब के नाम
से जानते हैं। तो अगर हार्ट वॉल्व्स में किसी तरह का डिफेक्ट है तो ये वॉल्व्स ठीक से बंद नहीं हो पाएंगे और जहाँ पर वो लबडब साउंड देने चाहिए वहाँ पे एक तरह के सीटी के बजने की आवाज़ सी आएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं हार्ट मर्मर। दिस इज़ वाई, सो दिस हैपन्स ड्यू टू डिफेक्टिव और डैमेज्ड हार्ट वाल्व्स। मतलब हार्ट मर्मर जो है वो हार्ट के वाल्व से रिलेटेड है, ठीक। और देयर इज़ इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ वाल्व, ठीक है। ब्लड लीकेज होगा तो ब्लड लीक करेगा तो यहाँ पे हार्ट मर्मर प्रोड्यूस होने लगेगा, प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल साउंड, ठीक है। नेक्स्ट जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है उसका नाम है अनीमिया। अनीमिया कहने का मतलब है लेस आरबीसी या लेस ब्लड। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा और हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाएगा। और अगर हम लोग अनीमिया की बात करें तो अगेन अनीमिया दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और एक हो सकता है परनीशियस अनीमिया। जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आयरन का सीवियर शॉर्टेज हो जाता है, लेकिन परनीशियस अनीमिया में जो है विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है। विटामिन B12 जो है वो आरबीसी के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चाहे आयरन का डेफिशिएंसी हो, हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाएगा, चाहे विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो, आरबीसी ठीक से नहीं मैच्योर हो पाएगा। दोनों कंडीशन में हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो रहा है, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग कलेक्टिवली अनीमिया बोलते हैं। फर्दर मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे का स्किन चाहे कोई भी रीज़न हो क्या होता है, बिल्कुल स्याही की तरह नीला हो जाता है, बिल्कुल ब्लूइश रंग में हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि नॉन सील्ड कार्डियक शंट, याद कीजिए जो हमने बात की थी फोसा ओवैलिस की, जो कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बीच में है, जो कि पैदा होने के बाद लिगामेंटम आर्टेरियोसम में कन्वर्ट कर जाता है। और एक हमने फोसा ओवैलिस की बात की थी जो कि बर्थ होने से पहले क्या होता है, वेंट्रिकल्स के बीच में एक छेद की तरह रहता है। तो पैदा होने के बाद इन छेदों का बंद हो जाना ज़रूरी है। अगर पैदा होने के बाद किसी तरह की डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये छेद बंद नहीं हुए तो क्या होगा, पैदा होने के बाद भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलता रहेगा और हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पंप होगा और कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ हमारे बॉडी के साथ हमारी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के बाइंडिंग एफिनिटी से ज़्यादा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए वो ऑक्सीजन की एफिनिटी से ज़्यादा है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा हमारे हीमोग्लोबिन से तो वो हमारी बॉडी के ऊपर ब्लू रंग के पैचेस देने लगेगा। जब बच्चा पैदा होगा तो उसके बॉडी के ऊपर ब्लू पैचेस होने लगेंगे, ठीक। और इन ब्लू पैचेस की वजह से ही हम कहते हैं इस बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, नॉन सील्ड कार्डियक शंट। नॉन सील्ड कार्डियक शंट मैंने आपको अभी बताया, जो जिन सुराखों का पैदा होने के बाद बंद हो जाना होता है वो सुराख बंद नहीं हो पाते, तो इससे साइनोसिस होगा। साइनोसिस कहने का मतलब है ब्लू रंग के पैचेस स्किन के ऊपर आने लगेंगे, ठीक है। या फिर किसी ने नाइट्रेट रिच वाटर पी लिया है तब भी साइनोसिस होगा, ठीक है। मेथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है, और ये फेटल होता है। दोनों केसेस में चाहे वो बच्चे में हो चाहे नाइट्रेट रिच वाटर के पीने से हो, क्या होगा, स्किन के ऊपर ब्लू पैचेस डेवलप होने लगेंगे। स्किन कहने का मतलब है बॉडी का आउटर कवरिंग, और बॉडी का जो इनर कवरिंग है वो वेट है, ठीक है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो बॉडी का आउटर कवरिंग दैट इज़ स्किन और बॉडी का इनर कवरिंग दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन, दोनों में ब्लू पैचेस डेवलप होंगे। तो इन ब्लू पैचेस के डेवलपमेंट की वजह ही से इस बीमारी को हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। फर्दर मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे आज के नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, और नेक्स्ट डिजीज़ का नाम है G6PD, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी। इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी की वजह से क्या होता है, आरबीसी फटने लगते हैं, ठीक है। या फिर हम पेशेंट के अंदर कोई मेडिकेशन या इंजेक्शन देते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में भी क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी या कमी होने लगती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं G6PD, ठीक है। अब हम लोग इस डिजीज़ पे आते हैं जिसका नाम है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स क्या होता है, अगर कोई इंसान या उसका ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा है जहाँ पे उसे बहुत देर तक खड़ा रहना है तो उसके पैर की नसों में जो ये है, मतलब पैर के वेन्स में जो वाल्व्स हैं वो इम्प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनके इम्प्रॉपर के तरीके से काम ना कर पाने से क्या होता है, इस फ्लो चार्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखा है ऑक्यूपेशनल स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, किसी वजह से किसी काम ही ऐसा है ना जिसकी वजह से उनको लगातार खड़ा रहना पड़ सकता है, तो इसी को यहाँ पे लिखा ऑक्यूपेशनल स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग। तो क्या होगा, पैर की जो नसें हैं उनमें ओवर स्ट्रेचिंग होने लग जाएगी और पैर की जो नसें हैं उनमें जो वीनस वाल्व्स हैं वो क्या होंगे, इनएफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक से वो खुलेंगे नहीं, ठीक से वो बंद नहीं होंगे।
ठीक है, और लेग मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्प्रेस ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब खून ऊपर नहीं चढ़ रहा है, ठीक है, वाल्व्स भी ख़राब हो गई हैं, मतलब वाल्व्स हो सकता है कि ब्लड को ठीक से पास करने नहीं दे रही हैं, तो क्या होगा कि वो सारे खून जो है हमारे हार्ट की तरफ जाना चाहिए, वो सब क्या होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो हमारी बॉडी में ऊपर हार्ट की तरफ नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है, वो पैर में ही, पैर की नसों में जमा होने लग जाएगा, तो क्या होगा, हार्ट में तो ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, इनएफिशिएंट ब्लड टू हार्ट है, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है और हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जब ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, वैसे पर्सन को चक्कर आएगा और वो चक्कर खा के गिर भी सकता है, तो इसी बात में यहाँ लिखा हुआ है पर्सन फेंट्स एंड फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस की बात करी। अब हम लोग इसके कुछ PYQs को देख लेते हैं जो कि रिसेंट नीट के एग्ज़ाम में आया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजाइना पेक्टोरिस। अगेन एंजाइना पेक्टोरिस से क्वेश्चन आया है नीट 2024 में। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें याद रखना है कि एंजाइना पेक्टोरिस के रिगार्डिंग में सवाल पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन, तो ये ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इट अपीयर्स ओनली व्हेन एक्सेस ऑक्सीजन रीचेज द हार्ट मसल्स ड्यू टू वैसोडाइलेशन, ये तो गलत है, ये बीमारी हो रही है लेस ऑक्सीजन की वजह से, तभी तो लाइजोसोम फट रहा है, वो अपने मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है इट कैन अकर इन मेन एंड वीमेन ऑफ एनी एज ग्रुप, हाँ ये ऑप्शन भी ठीक है, किसी में भी होता है। इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज्ड एंड एल्डरली, तो ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन थर्ड सही है, ऑप्शन 1 सही है। जो ऑप्शन यहाँ पे गलत है वो केवल ऑप्शन नंबर 2 है, तो इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत बात के बारे में ही पूछा गया है, तो हम लोग गलत ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर रहे हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, मतलब इनमें से कौन इनकरेक्ट मैच है। तो एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है हार्ट फेलियर का, ठीक है, हार्ट फेलियर के बारे में क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, तो हमें गलत पे टिक लगाना है ना, लेकिन ये तो सही जवाब है, सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सही है, ठीक है, लेकिन हम लोग इस पर टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमसे गलत ऑप्शन के बारे में पूछा गया है, इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है, नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कार्डियक अरेस्ट। याद रखिए ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का लास्ट स्टेज है, ठीक है, ये कह रहा है द कंडीशन वेयर द हार्ट एब्रप्टली स्टॉप्स बीटिंग, बिल्कुल सही बात है, हार्ट अचानक से धड़कना बंद हो जाता है तो डेथ कॉज हो जाएगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है, ऑप्शन रिफर टू एज एथरोस्क्लेरोसिस, हमने देखा इसका एक नाम और है, दैट इज़ एथरोस्क्लेरोसिस विच नैरोज द लुमेन ऑफ आर्टरीज, बिल्कुल, क्योंकि हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड कुछ सॉल्ट्स का क्या होता है, प्लैक्स एंड कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम सॉल्ट्स का प्लैक्स एंड कैल्सिफिकेशन डेवलप होने लगता है, तो ये बात भी सही है, इस डिजीज़ को सही से एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है एंजाइना पेक्टोरिस, क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर, क्रोनिक तो होगा नहीं, क्रोनिक कहने का मतलब है जो कि लंबे समय में अपना असर दिखाए, लेकिन यहाँ पे तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है, तो क्रोनिक तो होगा नहीं, दैट लीड्स टू किडनी डैमेज, और एंजाइना पेक्टोरिस का किडनी डैमेज से यहाँ पे क्या लेना देना है, तो यहाँ पे जो गलत जवाब है वो है स्टेटमेंट 4, तो स्टेटमेंट 4 या ऑप्शन 4 को यहाँ पे, क्योंकि हमें गलत जवाब चुनना है, इसको हम लोग यहाँ पर टिक आउट कर देते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप है, जहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मैच द सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर डायग्नोस्टिक क्लिनिकल फीचर्स इन कॉलम 2, और ये सवाल जो है नीट 2025 का पूछा हुआ है, तो एक एक करके हम लोग कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना स्टार्ट करते हैं। कॉलम 1 कह रहा है हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर टेंशन कहने का मतलब है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जब किसी की बॉडी में 140/90 से लगातार ब्लड प्रेशर ज़्यादा बना रहे, ठीक है, जब वो ब्लड प्रेशर चेक करे हर बार उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा आए, ठीक है, तो वैसे पर्सन को हम लोग कहेंगे इसको हाइपर टेंशन है या फिर हाई बीपी की शिकायत है, तो ऐसा कुछ बात लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे, ब्लड प्रेशर रीडिंग कॉन्सिस्टेंटली एट और अबव 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन ए है, कॉलम 1 का ऑप्शन ए है, वो कॉलम 2 के ऑप्शन 3 की तरफ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ए के सामने नंबर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 कह रहा है एंजाइना पेक्टोरिस, तो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी टू हार्ट मसल्स, तो बी जो है कॉलम 1 का बी जो है कॉलम 2 के 1 के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं।
फिर यहाँ पे कॉलम 1 के ऑप्शन सी में एथरोस्क्लेरोसिस कहा गया है। तो एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो डाउन हो जाता है। नैरो डाउन क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज़ इन आर्टरीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो कॉलम 2 के ऑप्शन 2 के साथ जा रहा है। तो कॉलम 1 के ऑप्शन सी के सामने हम लोग कॉलम 2 का ऑप्शन 2 रख लेते हैं। फर्दर लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में क्या होगा? हार्ट अटैक में सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है अब हमारे पास, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। दिस इज़ सडन डैमेज टू हार्ट मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो डी जो जा रहा है वो 4 के साथ जा रहा है। ठीक है, तो डी के सामने हम लोग यहाँ पर 4 लिख लेते हैं और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ मैच किया है इसको मिलाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने देखा कि ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड दे रखा है, बी का 1 होगा, बी का 1 दे रखा है, सी का 2 होगा, सी का 2 दे रखा है, डी का 4 होगा, डी का 4 दे रखा है। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से पहले ही ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो इस पहले ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर टिक आउट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़कर हमने बड़े बड़े ऑर्गन फेलियर्स को तो समझ लिया है, पर क्या आप जानते हो कि कभी कभी एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड जानवर भी इंसान की जान ले सकता है। एक ऐसा दुश्मन जो साइलेंट किलर बनकर हमारे ब्लड सेल्स को अंदर से तबाह कर देता है। अगले सैटरडे हम बात करेंगे इसी अनसीन दुश्मन की, यानी प्रोटोजोअल डिजीजेस की। मलेरिया का वो धांसू लाइफ साइकिल और एनसीईआरटी की वो छुपी हुई लाइंस, सब कुछ डिकोड करेंगे अगले सैटरडे। मिस करने की गलती मत करना। दिस इज बायो जमाने साइनिंग ऑफ।